टीएच पर। नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए हैं और पूरे फैन फेयर के साथ इजराइल में हैं। जिस तरह से जहाज से उतरे नेतन्याहू और उनकी बीबी दोनों उनको लेने गए थे और उनकी जो पत्नी थी उनका जो ड्रेस था वो भगवा था और नरेंद्र मोदी जी ने अपने पॉकेट में जो रुमाल लगाया हुआ था वो भगवा था। अब इन दोनों की जोड़ी बना ली नरेंद्र मोदी जी ने, उस पर भी हंसे, गले मिले और सब कुछ बिल्कुल प्लान तरीके से, सब कुछ बहुत स्टेज तरीके से हुआ। एक बात बहुत क्लियर है, इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत किया है वो अपने आप में अद्भुत है। इस तरह का स्वागत आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन क्यों किया है ये जाने बिना जब आप देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कल भी कहा था कि जिस आदमी के घर कोई मेहमान नहीं आता है, जिसको पूरे मोहल्ले ने बहिष्कृत किया होता है, उसके घर अगर मेहमान चला आए तो फिर तो वो खुश होगा ही। ईरान के साथ जंग कभी भी हो सकती है, आज बातचीत होनी है। पूरी दुनिया में नेतन्याहू की किरकिरी हुई है गजा को लेकर। आईआईसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपनी जमीन पर नेतन्याहू को पैर रखने से मना किया हुआ है। कोई यूरोप का या बाकी देशों का नेता इस समय इजराइल जा नहीं रहा है और ऐसे में युद्ध जैसे हालात के ठीक पहले जब नरेंद्र मोदी अपना पूरा समर्थन लेकर जाते हैं इजराइल, तो स्वागत क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं नेसेट में उनको भाषण देने को कहा जाएगा? क्यों नहीं उनको हाथ में लेकर घुमा जाएगा? क्यों नहीं उनका स्वागत होगा? यह बात तो कोई भी समझ सकता है। इजराइल के लिए तो फायदेमंद है नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना कि एक इतने बड़े देश का जो ट्रेडिशनल रूप से फलस्तीन का समर्थक रहा है, उस देश का समर्थन मिल जाना नेतन्याहू के लिए तो बहुत अच्छा है। अब यह समर्थन एप्स्टीन फाइल की वजह से मिला है या आरएसएस और जायनिस्टों के पुराने रिश्तों की वजह से मिला है, यह तो अलग मामला है। इस पर आप जैसे चाहें वैसे सोच लें, जब सबूत नहीं है तो क्या कहा जाए। नेसेट खैर, नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। इसके पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया है। दूसरे सारे अरब मुल्कों में गया है, फलस्तीन गया है, लेकिन इजराइल कोई नहीं गया है। पहले प्रधानमंत्री बने 2017 में नरेंद्र मोदी, जो इजराइल गए, जिसके बाद की मेल कहती है कि वहां अमेरिका को खुश करने के लिए नाचे और गाए। अब वो पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने नेसेट को संबोधित किया है। 2-3 बातें क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि नेसेट के भाषण पर जो उन्होंने भाषण दिया है, मुझे कई सारी बातें करनी है, इसलिए शुरू करने से पहले एक आध बातें मैं क्लियर भी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जो विपक्ष ने बहिष्कार किया है वो नरेंद्र मोदी का बहिष्कार नहीं किया है। यावर लैपिड जो विपक्ष के नेता हैं और नेतन्याहू से किसी मामले में कम नहीं है, वो भी ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं। वो भी बाइबिल सुनाते हैं कि बाइबिल ग्रेटर इजराइल का अधिकार देता है। जो अत्याचार हुआ फलस्तीनियों के, उसके खिलाफ उन्होंने भी कभी नहीं बोला। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष है तो बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन दिक्कत दूसरी थी। बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नेतन्याहू ने बुलाया नहीं। असल में 7 अक्टूबर से पहले नेतन्याहू के खिलाफ एक पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा था, क्योंकि वहां का पूरा लीगल सिस्टम वो बदलना चाहता था। क्यों बदलना चाहता था? उसके अपने ऊपर करप्शन के दुनिया भर के आरोप हैं, अरबों के करप्शन के आरोप हैं। कतर गेट वाला मामला चला था और भी कई सारे आरोप हैं जिसमें उसके कुछ कई करीबी लोग जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। वो नेतन्याहू के हिसाब से नहीं चलता। नेतन्याहू गया था ट्रंप के पास, तो ट्रंप से उसने हाथ पांव जोड़े थे। ट्रंप ने हरजोग, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनको लताड़ा था कि नेतन्याहू को माफी क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन हरजोग भी माफी देने को तैयार नहीं है। तो चूंकि नेतन्याहू और सुप्रीम कोर्ट में पटती नहीं है, तो चीफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं, उनको बुलाया नहीं गया था। विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा था और इसीलिए नरेंद्र मोदी के भाषण में विपक्ष उठ के चला गया। दूसरी बात, एक 10 सेकंड का क्लिप लगातार वायरल हो रहा है, कल रात से मैं देख रहा हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड। देश विदेश के तमाम हैंडल्स ये 10 सेकंड का क्लिप काट कर शेयर कर रहे हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए, बहुत सही बात है और बहुत सीधी बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं। मैं कभी न्यूट्रल होने का दावा नहीं करता। न्यूट्रलिटी मेरा काम नहीं है। जब देश में विचारधारा की लड़ाई है तो हम न्यूट्रल नहीं हो सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ हूं, यह बात बहुत साफ मैंने तमाम बार की है। नरेंद्र मोदी का आलोचक हूं, बिल्कुल। इजराइल का जबरदस्त आलोचक हूं मैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन 10 सेकंड की क्लिप चाहे राहुल गांधी की निकाली जाए, चाहे नरेंद्र मोदी की निकाली जाए, गलत है। और 10 सेकंड की क्लिप करती क्या है?
कि आप जो जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए उस मुद्दे की जगह 10 सेकंड की क्लिप से खेलते रहते हैं। कल को उसका फैक्ट चेक आ जाता है, कल को कुछ और हो जाता है, और आजकल तो इस तरह की क्लिप शेयर करने पर पुलिस भी पहुंच सकती है और फिर फालतू में परेशान होते हैं, उसका कोई लंबा असर नहीं रह जाता। पूरी बात जो उन्होंने कही थी कि भारत में रहने वाले जो यहूदी थे वो इजराइल चले गए, 20वीं सदी की शुरुआत में वो भारतवंशी हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं, और वो अब इजराइल में रह रहे हैं, इजराइल के पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं, और वो लोग भारत को मातृभूमि मानते हैं, इजराइल को पितृभूमि मानते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मानते हैं तो मानते हैं। टुडे a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जिस पर आलोचना हो। आलोचना होनी चाहिए इस बात पर कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां अपने भाषण में कहा, नो कॉज कैन जस्टिफाई मर्डर ऑफ सिविलियंस। आम लोगों की, आम शहरी लोगों की, आम नागरिकों की हत्या के लिए कोई भी काज सही नहीं हो सकता। यानी कोई भी आपका काज हो, कारण कोई भी हो, लेकिन आम नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात कही है। लेकिन यह बताइए कि हमास ने हमला किया, इजराइल के लोग मारे गए, आम लोग नागरिक मारे गए, इसकी तो आपने आलोचना कर दी, लेकिन यह क्यों नहीं कहा कि इजराइल ने गजा के अंदर जो कुछ किया, इजराइल ने गजा के अंदर जो 70,000 लोगों को मारा, जिसमें 50,000 से ज्यादा नागरिक थे। कल बीबीसी के चैनल का क्लिप वायरल हो रहा था, बीबीसी ने बाकायदा रिपोर्ट की थी कि सैकड़ों बच्चों को, छोटे बच्चों को, 0 ईयर से लेकर 3, 4, 5 साल के बच्चों को सीधे माथे में और सीने पर गोली मारी गई। सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं इंटरनेट पर जहां आम लोगों की हत्या करते हुए इजरायली सैनिक दिखाई देते हैं। सारी दुनिया जानती है कि गजा के अंदर आम लोगों की हत्या हुई है, जिनका ना हमास से कोई लेना देना था और ना कुछ था। ऐसी औरतों की हत्या हुई जो गर्भवती थी, ऐसे बच्चों की हत्या हुई जो 10-12 साल के थे, 3-4 साल के थे। एक बच्ची जिसके नाम से ट्रस्ट भी बना, आप जानते हैं, उसके सीने में 60 से ज्यादा गोलियां उतार दी गई थी। हिंद रजब सर्च कीजिएगा गूगल पर, आपको पता चलेगा कि इजराइल के सैनिकों ने एक 6 साल की बच्ची के अंदर 60 से ज्यादा गोलियां उतार दी थी। तो नरेंद्र मोदी अगर वहां जाकर कह रहे हैं कि नागरिकों की हत्या गलत है, तो फिर हिंद रजब पे क्यों नहीं बात कर रहे? फिर गजा के लोगों को जो मारा गया है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? अगर ये बात वो कह रहे थे तो उनको कहना चाहिए था, जैसा हम लोग कहते हैं कि हमास अगर इजराइल के नागरिकों को मारे तो वो भी गलत है, और अगर इजराइल के सैनिक, आईडीएफ के सैनिक फलस्तीन के नागरिकों को मारें, लेबनान के नागरिकों को मारें, कहीं और के नागरिकों को मारें, तो वो भी उतना ही गलत है। ये नहीं कह सकते थे। ये कहते तो नेसेट के अंदर तालियां नहीं बजती, ये कहते तो नेसेट खड़ा होकर उनका स्वागत नहीं करता, और ये कहते तो उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता जो आज से पहले किसी को नहीं मिला है और आज के बाद भी किसी को नहीं मिलेगा। वो जो गले में एक उनके मेडल डाला गया, वो मेडल कोई परंपरा नहीं है, आज तक इजराइल ने किसी को नहीं दिया था। सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए मेडल दिया गया कि ये मेडल लो, हमारे यहां से हथियार खरीदते रहो और अपने पुराने दोस्तों को धोखा देकर हमारे साथ खड़े रहो। उन्होंने कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं, मित्रता, सम्मान और मजबूत साझेदारी का संदेश लाया हूं। माफ कीजिए, उन 140 करोड़ में मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग शामिल नहीं हैं। इस देश का अमन पसंद आदमी, इस देश का हक पसंद आदमी, इस देश का न्याय पसंद आदमी इजराइल का स्वागत नहीं करता है और इजराइल को यह संदेश भेजता है कि तुमने गजा के अंदर जो एंटी ह्यूमन काम किया है, अमानवीय काम किया है, जिस तरह से तुम वेस्ट बैंक में लगातार कब्जा करते चले जा रहे हो, जिस तरह से वेस्ट बैंक, गजा और फलस्तीन के दूसरे इलाकों से तुमने लोगों को निकाला है, हम उसके समर्थन में नहीं हैं। हम तो महात्मा गांधी और नेहरू की परंपरा के हैं, जिनका कहना था, महात्मा गांधी का कहना था कि जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है, वैसे ही फलस्तीन अरबों का है, जहां वो सैकड़ों बरस से रहते चले आ रहे थे।
तो नरेंद्र मोदी जी के उस 140 करोड़ में कम से कम मैं शामिल नहीं हूं। आप शामिल हैं कि नहीं, आप जानिएगा, बताइएगा। भारत का आम नागरिक होने के नाते उस 140 करोड़ में मैं शामिल होने से इंकार करता हूं। गजा पहल की उन्होंने समर्थन की। यूएनएससी क्या, ये कहिए ट्रंप ने जो गजा पहल की है उसका उन्होंने समर्थन किया। ठीक बात है, वो कर सकते हैं समर्थन। हालांकि किसी मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए हैं, अभी तक भारत उसका मेंबर भी नहीं बना है। लेकिन उनको ये क्लियर करना चाहिए कि इस पहल में जो कहा गया है कि फलस्तीन को एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाएगा, क्या वो उससे भी सहमत है? संसद के अंदर उनको कहना चाहिए था कि 70-75 साल पहले यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देने की बात कही थी और दिया था। और पूछना चाहिए था कि इजराइल उनके अधिकार क्यों छीन रहा है, क्यों यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से अलग जाकर लगातार फलस्तीन पर कब्जा करता चला जा रहा है। अगर ये सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं तो आपके इस लंबे चौड़े भाषण का कहीं कोई मतलब नहीं। और जब इजराइल में प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बाकायदा उन्होंने ढेर सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। उनका कहना यह है कि 2014 के बाद भारत इजराइल संबंधों की जो नींव है वो जेफरी एप्स्टीन द्वारा रखी गई। जेफरी एप्स्टीन आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम जहां पर आया है उस मेल में, उसमें यही इजराइल की यात्रा पर जाने के बाद बताया गया है कि अमेरिका को खुश करने के लिए नाचे और गाए। और उस इजराइल की यात्रा के बाद लगातार भारत से इजराइल का व्यापार बढ़ा है। ये नहीं है कि आप कुछ इजराइल को बेच रहे हैं, इजराइल से आप लगातार हथियार खरीद रहे हैं, अपने सिक्योरिटी सिस्टम में इजराइल को लगातार आप भरते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि काफी पुलिस वालों और ऑफिसर्स को मोसाद की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब कांग्रेस का आरोप यह है, और यह आरोप हवा में नहीं है, उन्हीं लेटर्स के हवाले है कि यह सारा कुछ जेफरी एप्स्टीन के कहने पर हो रहा है। वो लेटर आपके सामने हैं, आप खुद पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस पर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, सिवाय इसके कि अब सब जानते हैं एप्स्टीन वाज वर्किंग फॉर इजराइल। सीआईए का यह आरोप है जिसमें उसने कहा कि एप्स्टीन इजराइल के लिए काम कर रहा था। तो एप्स्टीन इजराइल के लिए काम कर रहा था। उसके मेल में आपका जिक्र इस तरह से आता है कि आपने इजराइल में जाकर अमेरिका को खुश करने के लिए जाने क्या क्या किया। हरदीप पुरी के ढेर सारे मैसेज वगैरह हैं जेफरी एप्स्टीन को, कहीं मिलने की बात है, कहीं कुछ बात है, कहीं कुछ बात है। और वो हरदीप पुरी आपके यहां मिनिस्ट्री पाते हैं। और आपको एक एग्जांपल दूं, मिडल्टन जो अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हमारे पुरी साहब का एक ट्वीट है जिसमें मिडल्टन को उन्होंने माई फ्रेंड वगैरह वगैरह कहा है। गिरफ्तार क्यों किया गया है? एप्स्टीन से करीबी संबंध होने के नाते और इंग्लैंड की सुरक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां एप्स्टीन तक पहुंचाने के लिए। अब एप्स्टीन सुरक्षा की जानकारियां क्यों चाह रहा था? वो तो कहीं का प्रधानमंत्री था नहीं। सीधी सी बात है कि एप्स्टीन ने वो जानकारियां इजराइल को पहुंचाई होंगी। तो जो आरोप है कि वो इजराइल के लिए काम कर रहा था, जो डिटेल आई है कि उसके घर की सुरक्षा का प्रबंध इजराइल कर रहा था, उसके बाद अगर कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है तब बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन यह भी जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जिस आरएसएस से आते हैं, हिंदू महासभा आरएसएस, जो उनका इतिहास है, जिसके वो वारिस है, उसका मजेदार इतिहास है। जब हिटलर यहूदियों को सता रहा था तब ये लोग हिटलर के साथ खड़े थे। बाकायदा आर्टिकल हैं गोलवरकर के, सावरकर के, जिसमें उन्होंने नेहरू जी की इस बात के लिए आलोचना की है कि वो हिटलर के खिलाफ क्यों हैं। तो जब हिटलर यहूदियों को सता रहा था तो आरएसएस और हिंदू महासभा हिटलर के साथ थे। और अब जब यहूदियों के बीच से निकला ज़ायनिज्म, अरबों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, फलस्तीनी अरबों के ऊपर, तो ये लोग जाकर फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ है, लंबा प्रोसेस है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहें उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप चाहें तो देखिएगा, मजा आएगा। काफी डिटेल में रिसर्च करके मैंने बनाया था। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इजराइल से इतनी करीबी दोस्ती अरब मुल्कों को तो कतई पसंद नहीं आई है, जो हमारे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, जो अपना सामान हमें नहीं बेचते बल्कि बड़ा अमाउंट हमारे यहां इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक बार यूएई को छोड़ भी दें, जो इजराइल के साथ खड़ा है, तो यूएई के अलावा जो अरब मुल्क हैं उनका भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है हमारे यहां। अरब मुल्कों में लाखों हिंदुस्तानी नौकरी करते हैं। अरब मुल्कों का, कल ही रात को मैं कश्मीर पर एक किताब पढ़ रहा था, एएम वटाली साहब की किताब, जो उस समय कश्मीरी पुलिस के
चीफ हुआ करते थे, उनको बताया था किसी ने कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन अरब मुल्क और दूसरे मुल्क कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं आने को तैयार हुए, वो भारत के साथ थे, तो उनके साथ हमारी ट्रेडिशनल दोस्ती थी। ईरान जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, उन सबको ये बात बुरी तो लगी है, इन सबको एक झटके में हमने दुश्मन बना लिया है। अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका कल एक इंटरव्यू था, उसमें जब पूछा गया कि कैसा लग रहा है आपको नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं, तो उन्होंने कहा कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। जब दो मुल्कों के बीच जंग होने वाली है, आप एक मुल्क में जाकर खड़े हो जाते हैं तो सामने वाले मुल्क के साथ अपने आप रिश्ता खराब कर लेते हैं। अब पूरे मिडिल ईस्ट को दुश्मन बनाकर इजराइल का दोस्त बनना, ये कोई सोची समझी रणनीति है या फिर कोई प्रेशर, ये तो वक्त बताएगा, और वक्त ही ये बताएगा कि ये निर्णय कितना सही है और कितना गलत। आपको जो लगता हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर हमारी मेंबरशिप लेना चाहें तो स्क्रीन पर आपको QR कोड भी दिख रहा होगा, नीचे ज्वाइन का बटन भी दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हम लिंक भी दे देते हैं, जिससे आप ज्वाइन करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें वो ताकत मिले कि हम लगातार पूरी हिम्मत से सच बोल सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.